हमारे विपक्ष के साथी जो सत्ता में है, सरकार में है, सरकार को है नहीं, सही बात कह रहा हूँ, है ही नहीं। खरीदने वाला काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और बिके हुए विधायकों को जो टिकट दिया, ये हम जनता की अदालत में रख रहे हैं। नमस्कार, प्रदेश की दिन भर की राजनीतिक खबरों को लेकर के मैं आपके बीच हूँ पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट में आपका विशेष कार्यक्रम पॉलिटिक्स बाजी। आज की पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के सुजानपुर के रण में राणा बनाम राणा होने की संभावना सबसे अधिक बढ़ गई है। जी हाँ, आज बहुत बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में जो पूर्व में भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, वहां से कैप्टन राणा, उन्होंने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हाँ, अब राजेंद्र राणा के सामने भी एक और राणा एक बार फिर से होंगे, लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि पहले जो राजेंद्र राणा कांग्रेस के टिकट पे वहां से उतरे थे, वो अब भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस में शामिल हुए कैप्टन रणजीत राणा अब कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और आपको एक बात और बता दूं कि विधानसभा चुनावों में मात्र 270 से अधिक मतों से ये जीत हासिल हुई थी राजेंद्र राणा को। अब देखना है कि कैप्टन रणजीत की कांग्रेस में वापसी कांग्रेस को कितना मजबूत करती है, क्या वो राणा को उनके गढ़ में चुनौती दे पाएगी। लगभग तय है कि अब सुजानपुर का रण राणा बनाम राणा होने वाला है और पूरी संभावना है कि जिस तरह से कैप्टन रणजीत राणा की कांग्रेस में वापसी हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये इशारा है कि उन्हें कांग्रेस अब चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। रणजीत राणा की सबसे विशेष बात यह है कि उन्हें धूमल का काफ़ी करीबी माना जाता है। जैसे ही राजेंद्र राणा की भाजपा में एंट्री हुई थी, उन्होंने उसी समय घोषणा कर दी थी कि वे इस बार चुनाव के रण में जरूर उतरेंगे, किसी पार्टी से या आज़ाद। उन्होंने ये अपने इरादे पूरी तरह से जाहिर कर दिए थे। भाजपा की ओर से उन्हें मनाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने मन बना लिया था और कांग्रेस से उनकी लगातार बातचीत जारी थी और उसी का परिणाम है कि राणा आज कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि इससे पूर्व भी भाजपा के कुछ और लोग जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संपर्क में थे, उन पर भी काफ़ी चर्चा थी, लेकिन अब मुझे लगता है इन सब चर्चाओं को विराम देते हुए उपचुनाव में दो लोगों के नाम स्पष्ट आ रहे हैं जो भाजपा से कांग्रेस में आए हैं। सबसे पहले सुजानपुर से कैप्टन राणा जो हैं वो सबसे बड़े दावेदार है, जबकि गगरेट से राकेश कालिया जो है वो कांग्रेस के चुनाव के लिए बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं। तो ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। आइए आप चलते हैं, आपको लेके चलते हैं हिमाचल प्रदेश की दिन भर की राजनीतिक हलचल पर। हिमाचल प्रदेश में आज सारा दिन की हलचल में कहिए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में वे एक चैनल के निजी कार्यक्रम में भाग लेने गए हैं। उसी के साथ उनकी कुछ कांग्रेस के नेताओं से टिकट के संबंध में भी चर्चा हो सकती है। आज चुनावी दौर है तो निश्चित तौर पे जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है, वही उसका जवाब भी दिया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके बाद प्रदेश में भाजपा के दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूरे देश में स्टार प्रचारक हैं और अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में अनेक क्षेत्रों में वो प्रचार कर रहे हैं। कौन है वो दो बड़े चेहरे, उन पर बात करेंगे। सबसे आखिर में आज कोर्ट में दो बहुत ही महत्वपूर्ण मामले जो हैं वो लिस्टेड थे। एक मामला था निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का और दूसरा मामला है सीपीएस का। इन दो मामलों में क्या हुआ है इसकी भी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज सबसे पहले चुनावी चक्कर से। चुनावी चक्कर में आज जयराम ठाकुर एक बार फिर से चंबा जिला में उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से कहा है कि हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पा रही है। भाजपा की जीत तय है और भाजपा की इस मजबूत स्थिति को देखते हुए हालात ये है कि कांग्रेस को चेहरा ढूंढे भी नहीं मिल रहा है। इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने समाजवादी पार्टी के टिकट दे दिए। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के।
और उन्होंने पूरे कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र का हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के एक दौरा पूरा कर दिया। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी जो सत्ता में है, सरकार में है, सरकार तो है नहीं, सही बात कह रहा हूं, है ही नहीं सरकार जा चुकी है। मैं कह रहा हूं ये जा चुकी है, मेरी बात को गिराना है। उनकी ओर से अभी 4 लोकसभा में से 2 लोकसभा के जो है अभी तक जो है कैंडिडेट घोषित हुए हैं, अभी 2 के घोषित ही अभी तलाश जारी है, ढूंढ रहे हैं। जिसको बुला करके बोल रहे हैं कि आपने चुनाव लड़ना, वो बोलता कि नहीं लड़ना। जयराम ठाकुर के इस बयान पर पलटवार करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आज दिल्ली रवाना होने के पहले कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर उन्होंने इसका जवाबी हमला दिया। उन्होंने कहा कि भले ही प्रत्याशी हमारे घोषित नहीं किए हो, लेकिन उनका चुनाव प्रचार कार्यक्रम शुरू हो चुका है, क्योंकि सभी को हाथ के निशान के नीचे चुनाव लड़ना है। और वो धर्मशाला से लेकर के सुजानपुर से लेकर के नदौन सहित अन्य क्षेत्रों में जाकर के चुनाव प्रचार ही तो कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस प्रचार में जुटी हुई है। अब मैं धर्मशाला आया तो प्रचार ही हुआ, सुजानपुर गया प्रचार ही हुआ। अब ये कह सकते कि आपके प्रत्याशी कब आएंगे? हमारे जो प्रत्याशी है वो चुनाव चिन्ह का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए प्रत्याशी चुनाव चिन्ह का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। जो हाथ का निशान है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो हमारा जो प्रचार है वो जनता के अदालत में जाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य 5 साल में किए और जो ये अभी जो खरीदने वाला काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और बिके हुए विधायकों को जो टिकट दिया, ये हम जनता की अदालत में रख रहे हैं। ये चुनाव लोकतंत्र की जो हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, पैसे के दम पर सत्ता की कुर्सी की हथियाने की जो कोशिश की, वो मुख्य मुद्दा होगा। उसके अलावा जो हमने 15 महीने में जो आम जनता से संबंधित कार्य किए, उस संदर्भ को हम जनता की अदालत में उठाएंगे। ये था सुखविंदर सिंह सुक्खू का जयराम ठाकुर को पलटवार। आइए एक और महत्वपूर्ण मामले की बात करते हैं। वो मामला आज कोर्ट में लिस्टेड था, निर्दलीय विधायकों का। 3 निर्दलीय विधायक होशियार, आशीष शर्मा, इन्होंने इस्तीफा दिया था विधानसभा से, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने अभी तक उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं किया है। इसी को लेकर इन्होंने हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। इस मामले की आज सुनवाई होनी थी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण मामला जो है वो हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड था, वो था सीपीएस मामला। प्रदेश में जो सीपीएस 6 लगे हैं उनको चुनौती दी गई थी, उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए इस मामले को कोर्ट में लाया गया था। इसी पर पिछले 3 दिन से लगातार सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई लंबी चली, इसीलिए आज निर्दलीय विधायकों के मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी है और इसे कल के लिए टाल दिया गया है। आइए अब बात करते हैं कि प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस ने 2 संसदीय क्षेत्र कांगड़ा और उसके साथ में हमीरपुर में अभी कोई भी चेहरा नहीं दिया है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने 4 चेहरे दे दिए हैं। लेकिन 4 में 2 चेहरे ऐसे हैं जो इस समय स्टार प्रचारक हैं, जो भाजपा के स्टार कैंपेनर हैं और वो अपने लोकसभा क्षेत्र के बजाय देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र में सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं टिकट घोषित होने के बाद। उसके बाद वो लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं। आज वो ओवैसी के लोकसभा क्षेत्र में वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने आज हैदराबाद में चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित किया और आज उन्होंने ओवैसी पर भी हमला बोला है। खड़ा होता है कि राहुल गांधी जी ने अपने भाई ओवैसी के खिलाफ कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? क्या राहुल गांधी ओवैसी की बी टीम है या ओवैसी राहुल गांधी की बी टीम है? सवाल जनता ये पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है।
वहीं भाजपा की दूसरी स्टार कैंपेनर है सिने तारिका कंगना रनौत। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वो भी अपने संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रचार से ब्रेक लेकर के 3 दिन का इन दिनों राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज वो जयपुर में उन्होंने एक रोड शो किया, विभिन्न स्थानों पे गई और वहां पे जो संसदीय प्रत्याशी भाजपा के थे उनके समर्थन में उन्होंने रोड शो करके लोगों से मोदी के पक्ष में वोट करने का आह्वान किया। सब जानते हैं कि क्षत्रिय और राजपूत चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसकी जड़ें राजस्थान में ही है। मैं आपकी बेटी, मैं आपकी बहन, हमारी भी जब भी कोई घर में शादी होती है, बच्चा होता है, तो हम अपनी कुलदेवी के दर्शन करने उदयपुर में आते हैं, जगत गांव में आते हैं और नाम के आगे राजपूत का नाम लगाने से नहीं, जब मुंबई में आपकी बहन के खिलाफ कांग्रेस की गुटबंदी ने मेरा चरित्र हरण किया, मेरा चीर हरण किया, मुझे गलत बातें बोली, तो मैंने एक क्षत्रिय ललकार दी और कुर्सियां पलट गई। ये 2 बड़े चेहरे हैं भाजपा के, जिनकी जरूरत अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ भाजपा अन्य क्षेत्रों में भी स्टार प्रचारक के रूप में करेगी। जहां तक अनुराग ठाकुर का सवाल है, अनुराग ठाकुर पुराना चेहरा है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में लगभग हर क्षेत्र को उन्होंने पहले ही छू लिया है। लेकिन दूसरी तरफ कंगना रनौत को अभी मंडी में काफ़ी क्षेत्रों में जाना है। ऐसे में अगर वो स्टार कैंपेनर के रूप में ज़्यादा समय देती हैं तो निश्चित तौर पे उनका पूरा का पूरा चुनाव प्रचार अभियान भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। ये सब देखना है भाजपा को, उनके चुनाव प्रबंधन को, उनके हाईकमान को। लेकिन देखना है कि कंगना अब कब हिमाचल में वापिस आती हैं और एक बार फिर से कंगना और विक्रमादित्य के बीच में राजनीतिक जुबानी जंग शुरू होती है। और अब उसके बाद सबसे आखिर में मैं आपसे बात करना चाहूँगा सीपीएस विवाद की। सीपीएस को लेकर के लगातार 3 दिन से सुनवाई जारी है। सीपीएस मामले में आज जो सुनवाई चल रही थी, पिछले 2 दिनों से जो सुनवाई चल रही थी, उसमें आज माननीय सीपीएस सुंदर ठाकुर जी की तरफ से जो उनके अधिवक्ता थे उन्होंने आर्गूमेंट्स किए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिसमें प्रदेश विधानसभा, प्रदेश सरकार किस प्रकार का कानून बना सकती है या इस प्रकार का कानून नहीं बना सकती है। तो प्रदेश सरकार ने, और इस कानून की जो रिपरकशंस है, इस कानून का जो प्रभाव है वो पूरे देश पर होने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये उचित समझा कि इस मामले में जो देश में बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एडवोकेट्स हैं उनकी भी सेवाएं ली जाएं। उसी के मद्देनज़र आज प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी कि इस मामले में उनको उच्च न्यायालय को बेस्ट असिस्टेंस प्रदान करने के लिए, ताकि एक बहुत अच्छी जजमेंट इस मामले में आए। माननीय सीनियर एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट से उनकी सेवाएं ली गई हैं। तो इसलिए इस मामले में सरकार को 2 सप्ताह का टाइम दे दिया जाए ताकि वो लोग अवेलेबल हों और बेहतर तरीके से न्यायालय को असिस्टेंस मिल सके। न्यायालय ने आज हमारी ये याचिका स्वीकार कर ली है और हमें 8 मई को उस प्रदेश सरकार अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है वो शुरू करेगी। सीपीएस मामले में आज देर तक सुनवाई चली और उसके बाद अब अगली तिथि जो है वो 8 व 9 मई निर्धारित हुई है। इस स्थिति में सरकार की ओर से सीनियर वकील अपना पक्ष पेश करेंगे। उसके बाद ही उम्मीद है कि इस पर हाई कोर्ट की ओर से अगला फैसला आएगा। तो ये थी हमारी आज की दिन भर की राजनीति, पॉलिटिकल चर्चा थी हमारी। और आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।